नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गुरु मंत्र हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया, जिनका जीवन अनेक रोमांच से भरा हुआ और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का आधार बनेगा। आप कल्पना कीजिए, जिस युवा ने अपना करियर शुरू किया एक मेल नर्स के रूप में, जिस क्षेत्र में पुरुषों की उपस्थिति प्राय ऐसा महसूस किया जाता है कि ये महिलाओं के लिए है। प्राय हमने नर्स के रूप में हमारे जो पहला चित्र दिमाग में उभरता है वो महिलाओं का उभरता है। तो ऐसे एक प्रोफेशन से अपना करियर शुरू करते हुए उन तमाम व्यस्तताओं, अवरोधों के बीच किस तरह से उन्होंने अपनी लगन, समर्पण, निष्ठा से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद प्राप्त किया और डीन के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं। आज उन्हीं के जीवन के उन कुछ महत्वपूर्ण अनुभवों को हम साझा करेंगे। उनकी उस पूरी यात्रा के बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो कटारिया जी, एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ और आप आज पूरे देश में आपने अपना एक प्रतिभा और क्षमता के कारण पहचान बनाई है। तो अपन आगे की बात करें उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप अपने बाल्यकाल के बारे में बताएं। जिस परिवेश में आपने जन्म लिया, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका पारिवारिक माहौल, माता पिता का आपके प्रति किस तरह का जुड़ाव रहा, करियर में किस तरह का दिशा निर्देश रहा, वो जो एक बचपन में एक बच्चा जब जन्म लेता है उसका परवरिश होती है। तो अभी आप अपने जीवन के लगभग 6 दशक पूर्व की ओर दृष्टि दौड़ाएं तो क्या कुछ महसूस करते हैं, उस रोमांच को आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे? सर, मेरा जन्म 9 मार्च 1964 को राजस्थान के अलवर जिले के गांव डुमरोली में हुआ। अब ये जिला कोटपुतली बैरोड तहसील में समाहित हो गया है। राज्य में जब जिलों का पुनर्गठन हुआ है। मेरा गांव हरियाणा बॉर्डर पर है, जहां मेहरगढ़ जिले का नारनौल कस्बा लगता है। तो मेरे गांव ये कहीं मेरे घर से जो नेक्स्ट खेत है वो हरियाणा का है। तो गांव में हमारी पढ़ाई लिखाई का माहौल था शुरू से ही, क्योंकि मेरा गांव एक बड़ी पंचायत है, ग्राम पंचायत है। मेरे पिता स्वयं अध्यापक रहे हैं, तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। मैं घर में अपने परिवार में दूसरे नंबर की संतान हूँ। मेरे से बड़ी मेरी बहन थी, वो मेरे से पहले स्कूल जाती थी। उसके बाद मेरे दो छोटे भाई हैं। और जो हमारे चाचा ताऊ, उनमें मेरे पिताजी, मेरे तीन ताऊ के बाद सबसे छोटे भाई थे उनके। तो मेरे जो भतीज जो बोलते हैं, जिनके भाई चाचा ताऊ के, वो काफी सारे हम थे। तो स्कूल प्राय हमारी एक टोली के रूप में हम हमारे गांव के स्कूल में जाते थे। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो दूसरे गांव में बच्चे जैसे जो खेल करते हैं वो सारे हमारे भी थे। कंचा खेलना हो, गुल्ली डंडा वगैरह, सब कुछ जो बदमाशियां हुआ करती हैं गांव में बच्चों की, वो सब थे। जीवन को जो दिशा देने का काम है वो नेचुरली मेरे पिता अध्यापक हैं, वो तो हैं ही। पर मेरे ताऊ जी, जो मेरे सबसे बड़े ताऊ थे, वो कबीरवादी थे। तो जो लोग मुझे जानते हो, मेरे स्वभाव में स्पष्टवादिता को बहुत अच्छे से महसूस करते होंगे। तो साफ कहना और सच बोलना और हिम्मत के साथ अपनी बात को रखना, ये गुण मेरे ताऊ जी का प्रभाव उसमें बहुत अधिक है। दूसरा, मुझे स्कूल में बहुत अच्छे अध्यापक भी मिले हैं। तो जिन्होंने बचपन में हमें बहुत गंभीरता से और अच्छे से पढ़ाया है। तो जिनमें ऐसे अध्यापक भी थे जो भाषाई त्रुटियों के लिए प्राय अच्छे से पिटाई किया करते थे। शिक्षक बनने के लिए और एक जी। अध्यापक बनने के लिए आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। तो लिखने में भाषाई त्रुटि पे पिताजी तो डांटते ही थे, पर स्कूल में भी अच्छी खासी जो अनुशासन के नाम पर और बच्चे को जो गढ़ने का काम है ना, जिस तरह से कुम्हार अंदर हाथ लगाता है मटके पर, बाहर से ठोकता है, तब वो मटका तैयार होता है। वो वाली प्रक्रिया सौभाग्य से मुझे मेरे अच्छे अध्यापकों से मिली। मैं चूंकि एक ऐसी कास्ट से आता हूँ जो बैकवर्ड क्लास कास्ट है, जो जांगीड़ कम्युनिटी।
तो मेरे जितने भी गांव में लोग थे, मेरे परिवार परिजन कुटुंब में, वो सब लोग ये काम करते। मेरे पिताजी अध्यापक थे, बस नौकरी वाले अकेले। हम तो नहीं करते थे, पर मेरे चाचा ताऊ और जितने मेरे पड़ोस के सब लोग काम करते थे। गांव हमारा यादुओं का है। तो जो कृषक कम्युनिटी जहाँ प्रभुत्व में होती है, उसमें जो छोटी कौम होती है जो जजमानी का काम करती हैं, जिसमें सुनार है, लुहार है, दूसरे जो लोग, उसमें हम जो बढ़ई लोग भी हैं, उनको अपनी तरह का एक संघर्ष करना पड़ता है। उनके पास खेती तो अधिक होती नहीं है, तो उनको बिल्कुल। अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए उनके पास एक रास्ता है नौकरियों का। तो पिताजी भी अध्यापक, और सभी जो दूसरे सिखाने पढ़ाने वाले रिश्तेदार सभी ये कहते थे कि आपको आगे बढ़ना है। संयोग से ईश्वर ने बुद्धि ठीक दी थी, तो क्लास में अव्वल रहना और प्रोत्साहन मिलना। और मैं चाहता भी था मेरे अध्यापकों का। तो मैं एक दुबला पतला सा और वो अनुशासन सा वाला विद्यार्थी, जिसको हर एक 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर पे मेरे को खड़ा कर देते थे बोलने के लिए। और मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ नहीं बोलता था, मेरी टांगे कांपती थी उस टाइम तो। लेकिन मेरे से करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस तरह से मेरे अध्यापकों ने और मेरे परिवार ने मुझे इस रूप में डाला है सर। तो कटारा जी, जिस तरह से आपने बताया, आप उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में रहे कि एक अध्यापक के आप पुत्र, और उसी तरह का माहौल आपको मिला, और विद्यालय में भी एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में शिक्षकों के सानिध्य में। देखिए, एक छोटे से गांव में इतनी कल्पना करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। आज जब हम सोचते हैं कि गांवों में क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, ऐसे दौर में आपने जिस तरह से अपने जीवन को, अपने पूरे व्यक्तित्व को दिशा दी। गांवों में खेलना, कंचे खेलने से लेकर के जो और भी उस समय के खेल होते थे, जो अब लगभग हम भूल गए हैं, तो आपके व्यक्तित्व को एक तरह से निखार वहीं से शुरू होता है। फिर आप 10th क्लास में आए होंगे, जब उस समय विषय का चुनाव करना पड़ता था। तब एक अंतर्द्वंद एक उस किशोर के मन में होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दौर जो था वो मुख्य रूप से 3 फैकल्टीज थी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या फिर कॉमर्स करके सीए बन जाए, या आर्ट्स करके फिर आप मतलब प्रशासनिक सेवाओं में चला जाए। विकल्प कम थे। तो आपने किस तरह से निर्णय किया? और नेचुरली जब आपने कला के क्षेत्र में है, तो कला संकाय लिया होगा उस समय, या विज्ञान के विद्यार्थी थे? नहीं, ये यात्रा बड़ी कई प्रकार के मोड़ पार करके आई है। जी जी। इसी दौर में लक्ष्य था डॉक्टर बनने का। जी। उसकी कहानी यूं है कि तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना में एक प्लान था गांव में कि जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहां स्कूलों में अध्यापकों को सिरिंज चलान, वो एक कांच की आती थी सिरिंज, और वो आगे उसमें स्टील की निडल लगती थी, और उसको उबाल करके सुई लगाई जाती थी। तो उन बिल्कुल। अध्यापकों को ट्रेंड किया गया था, ताकि जिन लोगों का ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चलता है, तो एक पेनिसिलिन इंजेक्शन लगता था, वो रोज लगे, और गाँव में अस्पताल है नहीं, तो अध्यापकों को ट्रेंड किया गया था वो सुई लगा दिया करे उनको। हम्म। तो मेरे को जो प्रशिक्षण मिला वो मेरे पिताजी को मिला था। तो मेरे अच्छा। पिता गांव में 10-15 हमारे टीबी के रोगी थे, जो हर दिन सुबह 8 बजे आते थे, और वो सुई को उबाल करके पिताजी उनके इंजेक्शन लगा देते थे। बस इतनी अनुमति उनके गवर्नमेंट की तरफ से थी। मुझे लगा ये बहुत अच्छा काम है, इसमें लोग बड़ा दुआ सलाम भी ठोकते हैं, और इसमें किसी का भला भी होता है। तो मेरे ताऊ जी भी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो अस्थमा के पुराने रोगी थे, एलर्जी का अस्थमा उनको रहता था। तो 9th में ही मैंने 1980 में वो ले लिया था, बायोलॉजी। आज की तरह सीनियर सेकेंडरी में नहीं, उस जमाने में 9th से स्ट्रीम चेंज हो जाया करती थी। हाँ 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 हाँ। तो मैंने 9th में, मेरे गांव में तो बायोलॉजी थी नहीं, तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए अपना ट्रांसफर करवाया बास्केटबॉल नगर अलवर में। मैंने वहां जाकर के बायो में एडमिशन ले लिया। वहां 10वीं तक ही था। फिर 11वीं में मैंने बहरोड से बायो किया। अब फर्स्ट ईयर करने के बाद मैं पीएमटी दे सकता था। नहीं, तो लेकिन मैंने, कटारे जी, जब आप अलवर गए और बहरोड गए, तो गांव छूटा आपका उस समय? हाँ, नहीं, तो 9th वहां आप क्या कोई रिश्तेदार थे आपके, हॉस्टल में रह के पढ़ाई की आपने फिर? ऐसा नहीं है सर। 9th 10th में तो पिताजी ने ट्रांसफर ही वहीं करवा लिया था, बास्केटबॉल नगर, अर्थात पूरा परिवार वहीं रहता था। ओके। 11th में पिताजी तो गांव आ गए, वापस ट्रांसफर होकर मैं बहरोड पढ़ने आ गया। तब मैं, अब मेरे गांव के जो 2-4 और बच्चे थे बहरोड रहते थे, उनके साथ एक कमरे में रहता था। तो अच्छा अच्छा। वो सारे के सारे मेरे गांव के जो दूसरे साथी थे, उनकी क्लास शुरू होती थी दिन में 2 बजे बाद, आर्ट्स में, कॉलेज स्कूल एक ही था, और मेरी सुबह थी 8 से 1 बजे तक। तो जब
मैं सुबह पढ़ करके वापस आता था दोपहर में, तब तक वो जा चुके होते थे, अर्थात मेरे को पर्याप्त समय मेरे पढ़ने का मिलता था शाम को आने तक। ठीक और है। बचपन से आज तिथि तक मेरे को आदत रात्रि जागरण की नहीं है, मैं 9 नहीं बजाता कभी भी, हम्म। मैं जल्दी सो जाता हूँ। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर यदि मैं बीएससी कर लूं तो पीएमटी दे सकता था। मैंने हम्म। एडमिशन लिया राज ऋषि महाविद्यालय अलवर में। हम्म। मेरे को पिताजी ने ये कहा कि उनका मुझे, मैं डायरी लिखता था घर के खर्चे की, तो 474 रुपए 78 पैसे सैलरी मुझे याद है, इतनी आती थी। तो उन्होंने कहा इतने पैसे में तेरे को पीएमटी करवाऊं, फिर तेरे को एमबीबीएस करवाऊं, 2 छोटे भाई तेरे पढ़ रहे हैं और तेरी बहन की जो विवाह हो चुका है उसका कर्ज अभी है, ये हम्म। सारा काम किया जा सकता। तो मेरे से छुड़वाई गई फर्स्ट ईयर, 5-10 दिन बाद ही। फिर मैंने नर्सिंग का फार्म भरवा दिया, मैंने नर्सिंग का फार्म अनमने भाव से पिताजी की बात रखने के लिए भर दिया, और तत्काल नौकरी भी लग गई। मेरा रिजल्ट आया और उसी दिन नौकरी भी लगा दी गई थी। फिर मैं एसएमएस हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग हो गई नर्सिंग स्टाफ के रूप नहीं, में। तो मैं जब आपके पिताजी ने देखा कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और अच्छा कर रहा है, तो उन्हें लगा नहीं कि आगे कहीं करें, या वो आर्थिक चुनौतियों के कारण ही आपको मजबूर किया कि आप नर्सिंग में जाएं? ये आर्थिक चुनौतियां ही एक कारण था, और ये बात परिवार में बार बार कही भी जाती थी कि कम से कम 3 साल बाद यदि मैं जॉब में चला जाऊंगा तो एक तो कर्ज उतारा जा सकेगा, नंबर 2 छोटे भाई बहन आराम से पढ़ाए जा सकेंगे, और जल्दी श्योरिटी 3 साल में ही आत्मनिर्भर। तो मैं 20 साल का ही ट्रेंड हो गया था, मेरी नौकरी 20 साल पे शुरू हो अच्छा, गई थी लेकिन सुरेंद्र जी, उस समय जब आप फर्स्ट ईयर में थे, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, पढ़ाई का समय मिल रहा था, पिताजी ने कहा नर्सिंग में जाओ, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि सामान्यतः ये महिलाओं का व्यवसाय माना जाता है, तो उस समय आपके मन में अंतर्द्वंद क्या हुआ कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ? एक युवा की भी महत्वाकांक्षाएं होती है, अपनी कुछ आशाएं होती हैं, तो वो अंतर्द्वंद कैसा रहा, क्या रहा आपके मन में उस समय? मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ सर, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगता था यार फटाफट नौकरी मिलेगी, पैसे आएंगे जेब में। अच्छा, मुझे भी फिर कोई शादी हो जाएगी जल्दी, ये तो नहीं था कहीं? हाँ, मेरा महत्वाकांक्षा कोई सचमुच बड़ी नहीं थी कि मुझे डॉक्टरी बनना है। अच्छा। लेकिन नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद एसएमएस हॉस्पिटल में नौकरी करते हुए, ये इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सालय, तो छोटी जगह पे तो नर्सिंग स्टाफ को डॉक्टर डॉक्टर करते हैं लोग, लेकिन यहाँ तो छोटे मोटे डॉक्टर की पूछ नहीं है। मुझे लगा यार इतने बड़े मेले में जयपुर जैसे महानगर में और एसएमएस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ अपना काम कर रहा है बस, अदरवाइज उसकी आइडेंटिटी जिसे हम बोलते हैं ना, वो हम्म। वहां नहीं हो सकती। तब फिर मैंने बीए प्राइवेट शुरू पढ़ाई करने के लिए, मैंने अपने राजस्थान में फैसिलिटी का आप सीधा फार्म भर दीजिए, नॉन कॉलेजिएट की परीक्षा हम्म। दे दीजिए और हम्म। बच्चों के, तो मैंने फिर बीए एमए किया। उन दिनों मेरा ये मन में थी कि मैं नर्सिंग छोड़ूंगा और मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर बनूंगा। तो एमए लेकिन जो पब्लिक, आपका नर्सिंग का करियर था वो लगभग कितने साल का रहा? मेरा नर्सिंग 7 साल तो हॉस्पिटल में, 3 साल मैं रिसर्च ऑफिसर रहा डब्ल्यूएचओ के प्रोजेक्ट में दिल्ली, दस करीब साल सात, मेडिकल। 10 साल रहे आप। तो जो 10 साल की अवधि नर्सिंग का था आपका, उसका क्या कोई विशेष अनुभव रहे क्या आपको? कहीं कोई पूर्वाग्रह फील करना पड़ा, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ा? वो कैसा, वो 10 साल जीवन के कैसे बीते आपके? कुछ उस रोमांच को साझा कीजिए ना हमारे साथ। वो तो केवल संघर्ष था साहब। विवाह मेरा हो गया था नौकरी में आते ही, तो पत्नी रहती थी गांव, छोटे भाइयों की पढ़ाई लिखाई चली रही थी। मैं छोटे से कमरे में यहाँ रहता, और प्राय मैं रात की ड्यूटी लेता था। तो उससे क्या है कि मेरे को दिन में पढ़ाई का अवसर मिल जाए, तो मैं अपनी साइकिल, बाद में फिर मैंने लूना ले ली थी, तो नव भारत टाइम्स वगैरह के लिए मैं फीचर बनाया करता था। हम्म। तो थोड़ा अर्निंग एक्स्ट्रा हो जाए, और लेखन क्षमता मेरी, मैं नर्सिंग में था तब भी अलवर्ग में एक अखबार निकलता था आरानाद, हम्म। वह तो वो उसमें उनके लिए लिखते थे, बाद में आकाशवाणी के लिए लिखने लग गए। तो लिखने वाले से मेरे को अतिरिक्त आय होने लग गई, तो और इस वो जो आय होती थी मेरे को, वो मैं गांव मेरे पिताजी को मनी ऑर्डर करवा दिया करता था। और खुद मेरी छोट 1,000 रुपए के आसपास मेरी सैलरी थी शुरू में, तो उससे मेरा खुद का काम चलाना, उसमें थोड़ा कुछ बच जाए तो ठीक है, वरना पढ़ाई लिखाई का अपना ही खर्चा था। तो संघर्ष वो यूं था, मतलब हॉस्पिटल में मैंने सर शुरू में नर्सिंग यूनियन का झंडा भी उठाया है। मैं तो यहाँ अप्रैल 1985 में राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ की पहली हड़ताल हुई थी, हम्म। और अप्रैल 1985 मेरे नौकरी के 2 ही महीने हुए थे। और उसका जो झंडा उठाने का जो श्रेय है, वो संयोग से मुझे मिला था।
हम जो नए नए तो उस समय तो आप प्रोबेशन पर रहे होंगे, आप 2 महीने की नौकरी में तो। हाँ, तो भी हमें एक बार हटा दिया गया था नौकरी से। तो घासीराम यादव करके एक विधायक और मंत्री थे, परिवहन मंत्री, उन्होंने हमारे फेवर में कहा था कि भाई ये नर्सिंग अपनी डिमांड। फिर उससे हमारे प्रमोशन चैनल खुले, स्टाइपेंड वगैरह बढ़ाए गए, और फिर नर्सिंग ट्यूटर वाले में भी एक विकल्प खोला गया। मैं ट्यूटर भी बन सकता था, पर वो संघर्ष मैंने यूँ लगा कि ये संघर्ष कर लेने से मेरा भी रास्ता बनेगा। या तो मैं नर्सिंग ट्यूटर वाली जॉब में हो जाऊंगा, या मतलब टीचर जो होते हैं नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स के, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हो जाऊंगा। फिर बीए एमए करने के बाद फिर एमफिल पीएचडी, वो तो फिर बाद में मैंने शुरू किया। नवा टाइम्स में महेश जोशी करके अतिरिक्त संपादक हुआ करते थे, उनके हम्म। कहने पर फिर मैंने मेरा ये रुझान उधर किया कि मुझे इस अकादमिक जगत में आगे जाना चाहिए। वो कह रहे थे तुम्हारे में लेखन क्षमता है तो तुम उसमें जाओ, कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ जाओ, तो एमफिल पीएचडी करो। ये उनके परामर्श पे किया। मेरी निजी इच्छा ये थी कि एमए पब्लिक एड हो जाए, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की जगह निकलेगी तो अपना रास्ता बन जाएगा। तब तक ये नर्सिंग का एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। नहीं, लेकिन नर्सिंग में करते हुए एक तो जैसा आपने कहा कि महेश जोशी जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, मैं उनको जानता था, और उन्होंने आपको प्रेरित किया। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये नहीं आया, चूंकि आप अलवर में अखबारों में लिख रहे थे, यहाँ आके लिखा, और बाद में तो आपने बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखा, पुस्तकें भी लिखी, कभी मन में ये नहीं आया कि मैं पत्रकार बन जाऊं अखबार के ऑफिस जाते जाते? मैं आपका जब विद्यार्थी रहा था बीजेएमसी में, जी। तो जब आप बीजेएमसी कराते थे तो क्लास लेते थे राजस्थान कॉलेज वगैरह में, तब जी। मैंने कई पत्रकारों से, बाल मुकुंद जोशी वगैरह से, वो प्रभाकर माचवे जी आए, फिर एक बार राजेंद्र माथुर जी हाँ, से भी बिल्कुल की, बिल्कुल। बहुत लोग थे। तो उन सब का मतलब जो पीड़ा थी उन पत्रकारों को, वो ये थी कि बहुत अच्छी कमाई इनको नहीं है जब तक कि आपकी उम्र बहुत नहीं हो जाए। हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ। दौर में जो श्रमजीवी पत्रकार का जो ये समूह है ना, उससे अच्छा तो मुझे नर्सिंग में मिल ही रहा था। तो मुझे हम्म। पता, तो मुझे दो पत्रकार चाय पानी के टाइम बातें कर रहे होते थे, या बड़े लोग पूछते थे तो हम खड़े खड़े चुपचाप सुनते रहते थे। तो मुझे यूं लगता था कि मुझे संजीव भानावत जी की तरह टीचर बनना ज्यादा अच्छा है, भले ही अच्छा। ये सब तो वो रुझान को नहीं हुआ। वो शायद आपका बड़ा कारण रहा होगा। अच्छा, एक ये बताइए, जब टीचिंग की अपन बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन नर्सिंग में आपने 1 दशक बिताया, आज फिर शिक्षा में इतना करियर बिताया, आपने शिक्षक भी रहे, और अपने पूरे परिवेश को भी आपने बहुत गहराई से देखा, समझा, और आंदोलन भी किया। अब जीवन के इस मोड़ पर आकर के जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमारी जो नर्सिंग की एजुकेशन है, उसके बारे में क्या लगता है आपको? उसमें क्या परिवर्तन अपेक्षित है, या जो हमारा युवा उधर जाना चाहता है उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? उनको कैसे प्रेरित करेंगे, या क्या सलाह देंगे उनको आप? सर, नर्सिंग की शिक्षा में मूलभूत बदलाव ये आ गया है कि मेरे समय तक 11 नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर हुआ करते थे। हम्म। प्राइवेट संस्थान इस फील्ड में ओपन हुए हैं, बीएड की तरह नर्सिंग में भी, तो अब से गुणवत्ता नहीं है। यदि आपको निजी चिकित्सालयों में कभी जाने का काम पड़े, तो ये जो बच्चे प्राइवेट से नर्सिंग करके आ रहे हैं, ये ठीक से पट्टी भी नहीं कर सकते, इंजेक्शन नहीं लगा सकते, मूलभूत बातें वो तो यही नहीं बता सकते कि ये जो 40 ड्रॉप पर मिनट पड़ रही है तो बोतल कितनी देर में खत्म हो जाएगी। सिंपल फार्मूला भी नहीं बता सकते कि ये अपना आप हो जाएगी। वरना हम तो जो अलवर से ट्रेंड हुआ करते थे, उनकी राज्य सरकार की तरफ से हैवी डिमांड हुआ करती थी कि अलवर ट्रेंड को एसएमएस हॉस्पिटल लगाया जाए। तो आज भी एसएमएस हॉस्पिटल में जो नर्सिंग का सीनियर तबका है, वो अलवर जनरल हॉस्पिटल से ट्रेंड है। वहाँ इस अच्छा। तरह गंभीरता से, मतलब आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं नर्सिंग का कोर्स, तो उसके ज्वाइन करते ही शाम को आपको 4 घंटे वार्ड में ड्यूटी लगा दे जाती पर डे। आपको सुबह क्लास भी लेनी है, इवनिंग और नाइट ड्यूटी भी आपकी हुआ करेगी, हम्म। परमानेंट तरह। ये जो सीन है ये अब नहीं है। ड्यूटी मतलब लोगों ने आंदोलन कर करके और इन हैंड जो प्रैक्टिस हुआ करती है उसमें कमी आ गई नर्सिंग में। तो फिर एक हम्म। स्किल्ड नर्सिंग जो स्टाफ तैयार हुआ करता है, सर वो तैयार नहीं होता। अगर आपको बहुत तजुर्बा होगा अपने परिवार में, जो एमडी एमएस कर रहे होते हैं डॉक्टर, ये ज्यादा इनकी रिगरस पढ़ाई होती है, और 24 घंटे में से 18-18 घंटे वार्ड में बिताते हैं, और बिल्कुल हॉस्टल, बिल्कुल। और इससे एक अच्छा डॉक्टर तैयार होता है। तो ये बिल्कुल। जो
आंदोलनों के नाम पे, सुख सुविधा और मानव अधिकार के नाम पे जो गिरावट आई है ना, उसमें नर्सिंग, मेडिकल और सभी तरफ ये गिरावट है सर। तो हाँ, यदि वो मैं उन्मूलन सभी तरफ हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कीमत मरीज चुका रहे हैं फिर। अच्छा कटेरे जी, आपको क्या लगता है कि ये पुरुष और महिलाएं जो नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो पुरुषों के लिए कितने अवसर है, मतलब बराबर है या तुलनात्मक दृष्टि से उनके लिए बराबर। कम? राजस्थान तो शुरू से अग्रणी। राजस्थान में हम्म रिमोट एरिया में नर्सें की दिक्कत यूं थी कि उन दिनों सन 60-70 में जब राजस्थान का निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो हम्म मोहनलाल सिंधिया जी ये कंसेप्ट लेकर के आए थे न्यूजीलैंड से। वहाँ पुरुष नर्स हुआ करते हैं। तो रिमोट हमारे यहाँ जो शहरों में जितनी नर्सें थी, अगर आपको ठीक से याद हो, तो पुरानी सभी नर्सें केरलाइट थी। हाँ, मैं कहने उन वाला था भाई कि केरल से थी उस समय, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये लड़कियां हमारी नर्सिंग में आने लगी हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग जो स्टाफ है फीमेल, या तो उसको मलयालम आई या अंग्रेजी आई, हिंदी तो उसकी आई आती नहीं थी उसको। हम्म, वो उनको लगाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जो हमारा रूढ़िवादी जो समाज था, इसलिए पुरुष नर्स का कंसेप्ट जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी की वजह से राजस्थान में सफल रहा। और बाद में तो आधे से ज्यादा राज्यों में ये अपना लिया गया। और अब से जितनी अफ्रीका, इवन यूरोप के बड़े बड़े देशों में ये प्रणाली ढंग से काम करने लग रही है। लेकिन नर्स कहते ही दिमाग में फीमेल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा कटेरे जी, एक चीज मेरे दिमाग में और है। आपके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा थी, एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टरों को भी देखा आपने। कभी कोई टीस मन में रही कि यार काश मैं भी बजाय यहाँ होने के वहां होता, कुछ इस तरह का कुछ फील हुआ कभी या नहीं, पछतावा हुआ? ये रास्ता ही बंद हो गया था। उसकी वजह ये थी कि आज की तरह बीएससी प्राइवेट नहीं हो सकती थी। हम्म। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर छोड़ चुका, हॉस्पिटल में जॉब में आ चुका। अब मैं जाकर के वापस फर्स्ट ईयर नहीं कर सकता। तो वो तो नहीं कर सकते, लेकिन कई बार होता है ना, काश ये कर लेते, ऐसा कुछ फील हुआ कभी? ये फिर आपने कहा था नाम के आगे डॉक्टर तो पीएचडी से ही लग जाएगा। नाम के आगे डॉक्टर तो लग ही गया। अच्छा। और जो आपका ज्यादा ठीक लगेगा, अच्छा टीचर, बढ़िया टीचर बनना ज्यादा उपयोगी है। शायद मैच्योरिटी आ गई थी वो नौकरी रहते हुए। नर्सिंग के कोई ऐसे एक दो अनुभव आपको, क्योंकि देखिए वो भी सेवा का बहुत पुण्य काम है, बहुत बड़ा काम है ये भी। तो आपने जिस तरह से पेशेंट्स को राहत दी होगी, कई तरह के अनुभव होते हैं, कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा हो आपको अभी? हाँ, वो 1985, 86, 89 के दिनों में हमारे देश में किसी को ये कह दो कि इस मरीज को 2-3 बोतल खून की जरूरत है, तो लोग हम्म, छोड़कर भाग जाते थे। भीड़ घट हम्म, जाती थी इसकी वहां से। लोग ब्लड देने को तैयार नहीं होते थे। तो मैं नर्सिंग जो एसोसिएशन थी उसके यूथ विंग का मैं अध्यक्ष था। तब हमने ये नियम बनाया कि हम जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे प्लेयर टाइप जो नौजवान नर्सेज हैं, हम खुद ब्लड ऐसे व्यक्ति को दें जिसको बहुत जरूरत है। ये शुरुआत मैंने करी 1986 में। हम्म, तो उसका फिर अखबारों में लेख वगैरह लिखने लगे। धीरे धीरे करके एक ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि नर्सिंग स्टाफ ही बहुत जरूरतमंद को अपनी तरफ से ब्लड दे देता था। ये एक हम्म, ऐसी पहल थी जिसका सुकून मुझे, और उसका परिणाम भी मिल गया। जब मेरी वाइफ को खुद को ब्लड कैंसर हुआ, तो फिर हमें बहुत सारे डोनर मिले। बी नेगेटिव तो अपने आप देश में वैसे ही बहुत कम है, पर जो नर्सिंग में जो प्रयास किया गया था उसका रिटर्न जो था ना, वो फिर अच्छे बम हम्म। के रूप में सामने आया। ये वो बहुत नर्सिंग बहुत बड़ा सुकून महसूस हुआ होगा आपको कि मैं जिस लाइन पे गया। गया था वो। हम्म। अच्छा, आपके आसपास के जो मित्र थे आपके, भाई जैसे आप भी टॉपर रहे, आपके साथ के और भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे, वो आपकी एज ग्रुप में आते आते हो सकता है कहीं और जगह निकल गए हों, तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, सामाजिक प्रतिक्रिया क्या रही जिस समय आपने वो 8-10 साल वहां जॉब किया? कोई किसी तरह का अनुभव है या? मैंने नर्सिंग में जब मैं था, तो मैं ही नहीं, 10-12 लोग ऐसे और थे जो हॉस्पिटल में रहते हुए अपनी एमए, एमफिल, पीएचडी इस तरह की पढ़ाइयाँ करते थे। एक व्यक्ति से तो आप ही का परिचय होगा, योगेश कानवा जी, जो आकाशवाणी में, वो मेरे बिल्कुल बिल्कुल। हम्म मेरे बैचमेट और थे। मान सिंह गुजर, वो आरएएस में निकल गए थे। उसके बाद एक दो और भी लोग हैं जो नर्सिंग छोड़ करके दूसरी जगह गए हैं। तो केवल नर्सिंग में ही नहीं है, ये तो टीचिंग में भी हम्म। मिलेगा या दूसरी जॉब जो भी अधीनस्थ सेवाएं हैं, उनमें से बहुत सारे लोग छोड़ करके जाते हैं, जिनमें कुछ आगे बढ़ने का जुनून है। कोई जो आप कह रहे हैं ना, जिनमें टीस हुआ करती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
आपसे अच्छा कटियारे जी, देखिए ये जो आपने जो जॉब किया है ये बहुत एक टफ जॉब है। उस तरह का आराम नहीं है यहाँ पर, आपको लगातार पैरों पे खड़े रहना है। अभी उस पेशेंट को देखना है, अभी उस पेशेंट को देखना है, फिर आपकी शिफ्ट ड्यूटीज होंगी, रात रात भर जगना पड़ता होगा कई बार, है ना। पेशेंट की पीड़ा कई बार अपने को झकझोर देती है, कितनी डेथ आपने देखी होंगी। तो वो एक जिस तरह का माहौल रहा आपके, और जिस दौर से आप निकल रहे थे, ऐसे पढ़ाई में फिर आपने आगे बढ़ने का जो जुनून था, जैसा आपने कहा कि आगे बढ़ने का जुनून था, तो कैसे अपने आप को मेंटली एडजस्ट करते थे आप उस सारे दौर में? मतलब आंदोलन भी किए, हड़तालें भी की, अधिकारों की बात भी की, और सेवा भी की, अखबारों में भी लिखा, और फिर बीए करना, एमए करना, पीएचडी करना, अद्भुत यात्रा आपकी। तो उसको कैसे आपने बैलेंस किया, संतुलन किया? शादी हो चुकी थी, बच्चे भी हाँ, हुए हो उस समय, तो दो उस साल सारे को, वर्क लाइफ बैलेंस और ये सारी परिस्थितियों को कैसे आपने फेस किया? एक घटना उसने मेरे को बहुत प्रभावित किया, आज तिथि तक मुझे याद रहती हो। हम्म। मेरे गांव में मैं 7वीं का विद्यार्थी था, सन 76-77 में, इमरजेंसी के दिनों की बात है। हम्म। हमारे गांव में स्कूल में एक चपरासी का रिटायरमेंट था। और वो हम्म। चपरासी नियुक्ति हुई थी नीमराणा रियासत में रजवाड़ों के टाइम में। फिर वो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो स्कूलों में दे दिए गए गवर्नमेंट में। पर बड़े अनपढ़ थे लेकिन बुजुर्ग थे, सारा गांव सलाम ठोकता था। बहुत बढ़िया वो चपरासी थे, उनका मान सम्मान के साथ उनका रिटायरमेंट मंच पे बैठा दिया गया। और एडवांस साहब भी नमस्ते करें, गांव की पंचायत भी आ गई, सब उनके, बड़ा जलसा सा निकला। उन्होंने एक हम्म। बात बढ़िया बोली साहब, वो आज तिथि तक मुझे याद रहती है, उसने मेरे जीवन को बदला भी है। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, बच्चों मैं तो अनपढ़ हूँ, आपकी और अध्यापकों की सेवा करी, अब मैं नौकरी करके जा रहा हूँ। एक बात मैंने मेरी जिंदगी में गांठ बांध के रखी है, आपके काम आए तो आप लोग भी याद रखना। उन्होंने कहा कि दिन में ऐसा कोई काम मत करना जिससे रात को नींद नहीं आए। इतना कह के वो बैठ गई बस। वाह ये, वाह, बहुत सुंदर। हम्म। तो अब दिन में ऐसा कोई काम, मैंने ये बात आके मेरे ताऊ जी को बताई कि आज वो रिटायर हुए थे हमारे बा साहब, तो आज ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तब उन्होंने, वो अपने किस्से सुनाते थे, राजा मोर ध्वज के साथ हुआ ऐसा, हरिश्चंद्र के साथ हुआ, अरे। तो मुझे ये लगता था कि मेरे कोई से भी काम से मेरे पेरेंट्स का मान सम्मान गिरे, ये गलत बात, मेरे कुल का गिरे, ये गलत बात। तो मैं ऐसा नहीं करूं, तो मुझे नर्सिंग में नहीं रहना, लेकिन मैं मेरे मरीजों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। तो ये काम, क्योंकि काम से ही मेरी पहचान है। अब ये कोई बहाना नहीं है कि मैं नाइट ड्यूटी करके आया था, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, या मैं आज दिन में यूनिवर्सिटी में बहुत घूमा तो मैं जल्दी सो जाऊंगा, और ये इस हम्म। तरह की बात नहीं पड़ेगी हॉस्पिटल में। पर वो टफ जॉब ऐसा था सर, एक बार मैं टीबी हॉस्पिटल के रेड क्रॉस वार्ड में मेरी ड्यूटी थी। मैं मानसरोवर से मेरे स्कूटर से वहां गया था, और हम्म। मुझे था कि जाते ही वार्ड में ड्यूटी 2 बजे में चार्ज लेना था, इवनिंग ड्यूटी का। जाते ही मैं पहले वॉशरूम में जाऊंगा, ये, और फिर बात करूंगा जो स्टाफ को। मैं गया तो जाते ही उन्होंने कहा 4 नए पेशेंट आए, 3 के ब्लड की उल्टियां हो रही हैं, 2 के ऑक्सीजन है, गैस्पिंग करने लग रहे हैं। और मतलब उस चार्ज हैंडेड टेकन ओवर की प्रक्रिया में ही मैं भूल गया सब कुछ। और फिर 8 घंटे तक वार्ड में 2 पेशेंट मर गए, 4 नए एडमिट हो गए, 3 का ऑक्सीजन है, ये करके शाम को जब मैं वापस मेरे स्कूटर पे आया तो मुझे ध्यान आया कि मुझे तो वॉशरूम जाना था। ओहो। तो मतलब इतना, जो मैं यूनिवर्सिटी की नौकरी में जो मेरे साथी काम नहीं करते थे उनको प्राय इस बात पर टोका करता था कि मैंने नर्सिंग में जो कुल 7 दिन की मेरी जो नौकरी रही है, कोई से भी 7 दिन की नौकरी, उसके बराबर मेरे 25 साल की यूनिवर्सिटी कॉलेज की नौकरी आज तक बराबर नहीं हुई है, काम के नजरिए से कहो तो। बिल्कुल। इतना बिल्कुल सही कहा। हम्म। लोड रहा है, लेकिन जो छूट यूनिवर्सिटी कॉलेज में है, वो तो बहुत अद्भुत है। यहाँ ऑटोनॉमी भी बहुत अच्छी है। इस चूंकि यहाँ आने के बाद तो फिर मेरे को लिखने का और फिर पढ़ने हम्म। पढ़ाने का, रिसर्च का अच्छा खासा माहौल मिला। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि उस सारे दौर में, जैसे आपने कहा कि 8 घंटे तक आप भूल गए कि आपको वॉशरूम जाना था, तो इस सारे दौर में पढ़ाई के लिए समय कैसे निकाला? क्योंकि जब आपने परीक्षाएं दी हैं और एक शिक्षक बनने का सपना देखा, केवल परीक्षा को पास करना पर्याप्त नहीं था, अच्छे नंबर भी होने चाहिए, वो मतलब व्यापक अध्ययन भी होना चाहिए, तभी तो शिक्षक क्लास में खड़ा हो पाएगा। वो तैयारी कैसे की आपने? मुझे सच ये है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। अच्छा। ये चीज को मैं अभी भी
इस चीज में बहुत विश्वास करता हूँ कि जो बहुश्रुत है, अधिक सुना हुआ व्यक्ति अधिक पढ़े हुए से ज्यादा आगे बढ़ता है। मैं हम्म। हमारी शास्त्रीय परंपरा में विश्वास करता हूँ। मैंने शायद ही कोई आपकी कभी किसी क्लास छोड़ी हो आज तक, मेरे साथ हुआ। मैं हम्म। आप पढ़ने के बजाय जो बोल रहा है, तो मैं आज भी आकाशवाणी, दूरदर्शन में डेली, अभी भी आपका फोन आया जब मैं रेडियो सुन रहा था, अभी अच्छा। तो बहुत सारा ज्ञान सर मेरे विषय का, खास तौर से हम्म। लोक शासन का, मतलब अखबारों में। चिंतन मनन ज्यादा करते रहे आप, जो आपके विषय थे, है ना। और क्लासेस रेगुलर अटेंड किया आपने, ये एक मंत्र आप देंगे विद्यार्थियों को कि वो बहुत ही गंभीरता के साथ इन चीजों को देखें, समझें। फिर उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में गए ये जॉब छोड़ करके, तो आपने लिखने लिखने का तो खैर शौक शुरू से रहा आपको, लेकिन जिस तरह से पुस्तकें लिखने में आपने एक मैं तो कहूँगा कमाल किया है, 50 से अधिक पुस्तकें आपकी, और कितनी पुस्तकों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले। तो ये जो आपकी लेखन की यात्रा है, इस बारे में बताया। ज्यादातर आपने जो रेफरेंस और टेक्स्ट बुक्स लिखी, या साहित्यिक विधाओं में भी आपकी रुचि रही, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, या उस तरफ पे आप कहीं मुड़े कभी? क्योंकि मैं चरित्र तो आपको बहुत मिले अपने, चाहे विश्वविद्यालय परिसर है, चाहे हॉस्पिटल है। खूब मिले हैं और खूब उनके ऊपर लिखा भी है। जी। ये दो सर अलग अलग, जब मैंने इनिशियली जो छपी है वो तो कविताएं छपी थी, आरानाद में, समाचार जगत में, नवज्योति में। बाद में मैंने नंदन वगैरह में लंबे समय तक बाल कहानियां लिखी, जब वाह। मेरा बच्चा छोटा था। तो वो जब मुझसे कहानियां सुनता, पढ़ाता बैठ बैठ करके, फिर उनको फिर सुबह टाइप करके भेज भी दिया करता था। पर जब मैं कॉलेज में आया तब मुझे मेरे विषय में अंग्रेजी में ही साहित्य उपलब्ध था, लोक प्रशासन में। मुझे बड़ी पीड़ा थी, मैं जब मैंने खुद ने पीजी करी थी तब कोई लाइब्रेरी से मिला, कुछ पासबुक पढ़ी, कोई किसी टीचर से लिया, कि जो इस विषय पर हिंदी में पुस्तकें नहीं है। तो मैंने टेक्स्ट वाला काम पहले पूरा किया, 6 साल में 12 मेन टेक्स्ट वाली किताब करी। बाद में रिसर्च वाली किताबें और प्रोजेक्ट्स बेस्ड किताबें ली गई। फिर लोगों ने कहा कि आप तो सिर्फ हिंदी में लिखते हो, तो फिर वो लोगों को उलाड़ा दूर करने के लिए फिर पिछले 10 साल केवल अंग्रेजी में ही लिखने का काम है, कभी कभार को हिंदी में भी लिख देते। पर वो वक्त के हिसाब से, पर मैंने कहानियां भी, कविताएं भी, आकाशवाणी में मुकुल गोस्वामी हुआ करते थे, वो तो मेरे से व्यंग्य लिखवाया करते थे। इसमें यू तरंग प्रोग्राम आया करता, युवाणी वगैरह में। हाँ हाँ तो हाँ। फिर आज के लिए फिर नाटक भी लिखे थे, जो यूएनडीपी का प्रोजेक्ट था। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का इतिहास लिखा, तो इतिहास वाला काम भी हो गया। और कविताएं तो मैंने आपको बताई हैं। और ये मोहनलाल सुखाड़िया जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी हम्म। जीवनी ही अभी पूरी की है, उनकी जीवनी। तो काम समस्त विधाओं में काम कर लिया है, पर फिर भी गद्य विधा का। लेकिन कटारे जी, अकादमिक दृष्टि से जो कुछ आपने इतना काम किया, तो सबसे अधिक संतुष्टि कहाँ पर महसूस की आपने? मतलब जो लगा हो कि हाँ बहुत कुछ अपन ने किया है, और एक होता है ना मानसिक संतुष्टि होती है अपने करियर को लेकर के। देखिए साहब, एक तो जब बच्चे आपकी किताबें पढ़ते हैं, मेरी किताबें मूलभूत रूप से सिविल सर्विस से जुड़े बच्चों के लिए, आईएएस आरएएस की जो तैयारी करते हैं, विषय भी पॉपुलर है और किताबों की थीम भी है। तो जब ये बच्चे चयनित होते हैं किताबों के माध्यम से, ये जब एंडोर्स करते हैं, बोलते हैं, या आपके पढ़ाए हुए बच्चे जॉब में चले जाते हैं, या जब बच्चा ये बोलता है कि मैं कहता हूँ मुझे संजीव बनाओ जैसा बनना है, एक विद्यार्थी कहता है मुझे सुरेंद्र कटारिया जैसा बनना है, तो ये एक अध्यापक के लिए तो संतुष्टि यही है सर, कि उसके हम्म। बच्चे, हम हमारी कृति को भी हम गर्व की तरह धारण करते हैं। हम बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट्स को भी अपने गर्व की तरह धारण करते हैं, बहुत अधिक को नहीं, पर कुछ बच्चे हमारे बाकायदा गेस्टेशन पीरियड से गुजरते हैं, वो हमारे मानस पुत्र पुत्री के रूप में सामने होते हैं। तो जो जैसे एक जोरावर सिंह राणावत मेरा विद्यार्थी, संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में, वो एक मतलब आवारा बदमाश टाइप से बच्चे से और एक अकादमिक के रूप में परिवर्तन होना, क्योंकि उसने ये देखा कि कटारिया सर के साथ रह करके मुझे ऐसा करना है। तो एक अध्यापक को तो यही संतुष्टि होती है कि वो राष्ट्र हम्म। में बच्चों के माध्यम से योगदान दे। अच्छा कटारे जी, जिस गांव में आप पढ़े, जहां आपने अपना बचपन बिताया, नेचुरली हमारी जिम्मेदारी उस गांव के प्रति भी कुछ होती है। तो मुझे ध्यान है एक बार आप मुझे भी लेके गए थे उस गांव में, और एक आपने लाइब्रेरी स्थापित की थी वहां। जी। उस लाइब्रेरी की अब क्या स्थिति है? आप अभी भी उसको संचालित कर रहे हैं? लोग वहां पढ़ने आ रहे हैं? किस प्रकार से लोग प्रेरित हो रहे हैं वहां पर? मैंने सर वो
आपके सानिध्य में 20 साल वो लाइब्रेरी चली। तो हम्म। उसमें लगभग 3-4 हजार पुस्तकें थी और रेगुलर जो भी आया करती हैं जरूरी पत्रिकाएं वो आती थी। मेरे पिताजी उसकी देखभाल करते थे, वो हम्म। घर चलाते थे, तो आसपास के बच्चे आते पढ़ते, हम इशू नहीं करते थे, वहां बैठ करके पढ़ना पड़ते थे, किताब इशू नहीं करते थे, क्योंकि हम्म। पेन और किताब एक बार हाथ से गए तो फिर वापस वापस आने वापस नहीं आती है, हाँ। की संस्कृति नैतिकता मूल्यों वाली नहीं है। तो लंबे समय हमारे पास चलाई हमने उसको 2 दशक तक। इस बीच मुझे श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बा हेड़ा जाना हुआ, तीन हम्म। साल तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वैदिक शिक्षा का काम करती है, लेकिन हम्म। उस साधन नहीं है, बच्चे भी कम है और उनको वैदिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर लोगों का नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन तो है नहीं, उनके पास संसाधन नहीं थे। और यूजीसी का उनको करवाना था निरीक्षण वगैरह भी, तब वो मैंने पूरी वो लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें ला करके वो सारा सेटअप इनको डोनेट कर दिया, तो मेरी किताबें भी यहाँ सुरक्षित हो गई और इनकी पूर्ति भी हो गई, इन बच्चों के वो काम भी आ रही हैं जो यहाँ इस यूनिवर्सिटी। चलिए, प्रकारांतर से वो जो आपने एक दीप प्रज्वलित किया था, वो अभी तक किसी न किसी स्वरूप से चल रहा है। अच्छा, कटारिया जी, सेवानिवृत्त हो गए आप, और विश्वविद्यालय सेवा में जो सर्वोच्च पद है डीन के रूप में, जो अपन अपनी मेहनत और योग्यता और क्षमता से प्राप्त करते हैं, वहां तक आप पहुंचे और लगभग हर विधा में आपने काम किया। अब सेवानिवृत्ति के बाद क्या कोई महत्वाकांक्षा बची है आगे? कुलपति बने या कहीं कुछ और इस तरह का, या खाली समय जो है उसको आप किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं? सर महत्वाकांक्षा तो न आपकी रही न मेरी रही। तो वैसा यूं है कि रही कुलपति की बात, तो जो हमारी भारतीय व्यवस्था, मैं बहुत बेबाक ढंग से कह सकता हूँ, इसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए पद ही नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे सामने भी कह सकता हूँ, पीछे भी मुझे इसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो बहुत अधिक है। हैं। जो व्यवस्था है इसमें अकादमिक लोगों को इस तरह के लोग नहीं चाहिए जो काम करते हो, मेहनत करते हो या प्रेरणादायक बातें करते हो। उनको अपनी तरह के एक टूल चाहिए हुआ करते हैं, और वो व्यवस्था की मजबूरी होगी, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन उसमें मैं फिट नहीं बैठता। तो ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। लिखने पढ़ने वाला काम, किताबों का भी अपडेट करते रहते हैं, तब जैसे कोई यूनिवर्सिटी जाना है, किसी कॉलेज में लेक्चर है या लोक सेवा आयोग के कोई अलग प्रकार के काम है, वो बहुत फ्रीली आराम से कर पाता हूँ। या फिर जो मेरा लंबे समय से बकाया काम थे, विदेश यात्राओं का भ्रमण जो था, अब बच्चे भी सेट है, आराम से मेरे पास भी समय है। तो अब हम्म। ये 1 साल में यही चल रहा है, घूमने फिरने वाले जो भी बचे है। चलिए, अच्छा है, तो आप पूरी सक्रियता के साथ जो सेवानिवृत्ति का समय है उसका आनंद ले रहे हैं और आपकी अकादमिक यात्रा भी जारी है। आपने पूरे जीवन में कई तरह के संघर्ष देखे, आर्थिक चुनौतियों से लेकर के और विश्वविद्यालय में अनेक उपलब्धियों के साथ। जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, या ये कहूं कि जो पीढ़ी डिजिटल मीडिया में कहीं पल पल बस रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, उसमें डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया इस पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जीवन को आधार बना करके, कि वो अपने बच्चे जो है, आने वाले युवा जो है, वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके? अब समस्या ये आ गई है सर कि ये जो नई पीढ़ी है, आपके परिवार में या मिलने वालों में, मेरे में भी, इनको इस चीज पे पहली बात तो विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। जो हमारी, मेरी जैसे किसी को कहानी सुनाओ तो पहले तो वही विश्वसनीय नहीं लगती। आगे बढ़ा जा सकता है, ये पीढ़ी विश्वास करे पहले। मैं अभी भी बहुत अडिग हूँ इस बात पे। और मैंने एक सेमिनार आयोजित करी थी जनवरी 2024 में संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा के साथ मिलकर, नेशनल सेमिनार ऑन कॉमन सेंस। तेजी से कॉमन सेंस गिर रहा है लोगों में। लोग ये मानने को तैयार नहीं कि गूगल के बाहर भी दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है या कोई बात है। लोग मेरे घर के सामने आकर के 81/91 मेरा घर है और मुझसे पूछते, सर 81/92 कहाँ है? तो यार आप नंबर भी नहीं देख सकते क्या? तो अब जो पीढ़ी आ गई है सर, ये पीढ़ी मतलब इस टेक्नोलॉजी पर इतनी निर्भर है कि फोन हाथ से चला जाए तो उनको लगता है शरीर तो उनके पास है, आत्मा नहीं है। सही बात है। तो सामान्य समझ इंसान की है वो गायब हो रही है। मेरा सारा जोर इस पे है कि नई पीढ़ी ये माने कि खुद की समझ, खुद की क्रिएटिविटी भी बचा के रखना है। खाली
ये बहुत सारी ग्रुप के एडमिन बन जाना या मैसेज को इधर उधर कर देना, इससे जीवन नहीं चलेगा। जीवन चलने के लिए स्वास्थ्य चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, कल्पनाशीलता चाहिए, मेहनत चाहिए, संबंध चाहिए, और इस पीढ़ी को ये बात समझाएं। इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से कई बार कठिनाई होती है। मैं बहुत ब्लंटली कह सकता हूँ, मेरे घर में 2 बहू, वो दोनों अखबार ही नहीं पढ़ती है। अब ये बहुत सामान्य समझ की बात है, मैं आलोचना की बात नहीं कर रहा। हाँ हर घर हाँ, में कहानी है, हर घर में यही है। तो ये सही पीढ़ी सही। मूलभूत चीजों को नहीं छोड़े, आधारभूत चीजों को नहीं छोड़े, जो जीवन के यथार्थ हैं उनको नहीं जी, छोड़े, कम से कम उन पे अडिग रहे। ये आप मेरा सही कह रहे हैं, जो नई तकनीक है इसका उपयोग करें, लेकिन अपनी सीमाओं में उस तकनीक के गुलाम नहीं बने, और लगातार जो उनकी रचना धर्मिता की आपने बात कही उस पर वो लगे रहें, और जो मूल चीजें हैं उनको पकड़ने की कोशिश करें। तो कटारा जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, आपके जीवन के अनछुए वो सारे संस्मरण और प्रसंग आपने बताए, किस तरह से कोई व्यक्ति परिश्रम करके अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर कटारिया से मेरा भी बहुत लंबा संपर्क रहा, ये हमारे विद्यार्थी भी रहे, मेरे विभाग में भी कई बार आए, विद्यार्थियों के साथ भी संवाद मिला, और ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत स्पष्टता के साथ, और आप जो प्रत्युत्पन्नमति जिसे कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपकी जो हास्य का जो एक पुट है बातचीत करने में, जिस तरह से छोटे छोटे कथाओं के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, कटाक्ष के माध्यम से आप समकालीन जो हमारा पूरा परिवेश है उसकी व्याख्या करते रहे, और एक लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में आपने हमारे इस पूरे दौर को बहुत ही गहराई से देखा है, और अपने पुस्तकों के माध्यम से भी लिखा है। और आपकी पुस्तकें, जैसा शुरू में मैंने कहा, कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जो है पुरस्कृत हो चुकी है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कटारिया जी, आपकी ये जो अकादमिक यात्रा है वो इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे। सेवानिवृत्ति शिक्षक के लिए कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, बल्कि अब तो बिना किसी उस तरह की जिम्मेदारियों के कि क्लास लेनी है, कि समय पे यूनिवर्सिटी जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने फ्री समय में अपने पर्यटन पर्यटन में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें निकल के आएंगी, आपके यात्रा वृतांत और संस्मरण सुनकर के फिर हम लोग कहीं प्रेरित होंगे और आनंदित होंगे उसे देख के। आपने हमें इतना समय दिया और अपनी पूरी जीवन यात्रा हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।